हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए वो बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है हमारा 16। इसका जीएस 2 का। अभी हमारा जो डेली आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस रेस चल रहा है, हम 2025 के मेंस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 21 का, सॉरी 2025 का जो जीएस का पेपर था वो तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अभी जीएस 2 चल रहा है, जीएस 2 के बाद जीएस 3, फिर जीएस 4 हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम सिमिलर उसी पैटर्न पे डिस्कस करेंगे जैसे कि अभी तक हम डिस्कशंस करते हुए आए थे। अगर कोई एस्पिरेंट या स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर डायरेक्ट इस आंसर पे अगर आया है, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप एक बार इस जो जीएस 2 का पेपर है आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग से देखें। बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेगी। सिमिलरली हम उसी पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को 3 अलग-अलग स्टेजेस पे डिवाइड करके उसको एनालाइज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक स्मार्ट आंसर फ्रेम करने के लिए। फिर उसके बाद हम अपने मेन आंसर को डिस्कस करेंगे। सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि अगर आपको अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनर कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस करता है और आप किस तरीके से एक स्मार्ट आंसर आप अपने आंसर शीट पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, प्रेज़ेंट करके, फ्रेम करके लिख सकते हो, वही चीज़ इम्पैक्ट डालता है कि आप कितने अच्छे से आप एक अट्रैक्टिव आंसर लिख सकते हो। देखो, जहाँ तक हम नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जिन बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया, मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो उनके पास नॉलेज की कमी है, ऐसा तो नहीं है। कहीं न कहीं जो मेन मिस्टेक होता है वो होती है हमारी लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि जब तक हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से स्मार्टली फ्रेम करके हमें प्रेज़ेंट करना है अपने आंसर शीट पे। तो सब उसका जो स्मार्टली आंसर लिखने का जो मेन पैटर्न होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन को एनालाइज़ करने को 3 स्टेजेस पे करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन। जैसे ही ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, आपको आंसर ऑटोमेटिकली एक मतलब एक स्मार्टली आंसर आप इज़िली फ्रेम कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की मीनिंग की बात करें, तो देखो, क्वेश्चन की मीनिंग आपसे क्या जानना चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर में जो ओनरशिप पैटर्न रिसोर्सेस है, वो एक मेजर कॉजेस है किसके लिए? पॉवर्टी के लिए। यानी कि इनइक्वालिटी ओनरशिप पैटर्न रिसोर्सेस। कहना क्या चाहता है कि हमारी कंट्री के अंदर में ना जो रिसोर्सेस है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक रीज़न है, एक कारण है किसका? पॉवर्टी का। और आपको डिस्कस क्या करना था? पैराडॉक्स ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। इस बेसिस पे आपको क्या करना था? आंसर लिखना था। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? देखो, हमारी कंट्री में पॉवर्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि रिसोर्सेज कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो रिसोर्सेज का जो ओनरशिप है वो क्या है? अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लाइक लैंड, वेल्थ या मनी कह लो, आप उसको पैसा कह लो, और इंडस्ट्रीज का कंट्रोल, और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है? ऐसे सिचुएशंस को पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। मतलब रिसोर्सेज बहुत है लेकिन लोग फिर भी गरीब हैं। इस बेसिस पे आपको आंसर लिखना था। मीनिंग समझ में आ गया? कोर डिमांड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे जानना आपको, मतलब कोर डिमांड में क्या है? क्वेश्चन में आपको क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कैसे लैंड, वेल्थ और जो नेचुरल रिसोर्सेस है, कुछ लोगों के हाथ में होने का रीज़न है। मतलब कुछ लोगों के हाथ में रहता है, मेजर लोगों के पास में नहीं है। पहला चीज़ ये एक्सप्लेन करना था। दूसरा, आपको लिंक करके आंसर लिखना था इनइक्वालिटी को किससे? पॉवर्टी से। यानी कि जो इम्बैलेंस तरीके से जो पॉवर्टी है क्रिएट हो रहा है उस बेसिस पे। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना था? डिस्कस करना था कि पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। फोर्थ में आपको क्या लिखना था? वे ऑफ फॉरवर्ड, मतलब सजेस्ट करना था कि किस तरीके से हम इक्वल एक्सेस और इंक्लूसिव पॉलिसी से हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब बात आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करें तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, नीति आयोग रिपोर्ट और ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इस बेसिस पे आपको क्या करना था? आंसर अपना फ्रेम करना था। होप सो
कि जो क्वेश्चन हमने एनालाइज़ करा वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना से भी समझ के अगर आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है तो वेल गुड, आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो। आप ट्राई करना आंसर लिखने के लिखना लिख सॉरी आंसर लिखने की कोशिश करना। उसके बाद देखना कि और हम क्या-क्या पॉइंट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अपनी तरफ से हम डिस्कस करते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स आंसर क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। जभी भी आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? इंट्रोडक्शन से। यानी कि पहले आपको आंसर का एक परिचय देना है। सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना है? पैराडॉक्स की मीनिंग लिखनी है। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे कंट्री के पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में या किसी भी देश में गरीबी देखने को मिलता है। हमारी कंट्री के रिगार्डिंग में पूछा तो अपनी कंट्री के रिगार्डिंग में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो इंडिया में अगर बात करें ना, यानी कि अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारे यहाँ पे क्या है? रिसोर्सेस हैं, बट उसका इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जिसकी वजह से हमें कहीं न कहीं क्या देखने को मिलता है? गरीबी देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेस में क्या? मिनरल्स, फर्टाइल लैंड, इंडस्ट्री सब कुछ है, लेकिन पॉपुलेशंस आधी से ज़्यादा पॉपुलेशंस किसमें है? पॉवर्टी के नीचे है, यानी कि गरीबी में, पुअर है। तो इसका मेन कारण क्या देखने को मिलेगा? इनइक्वालिटी ओनरशिप, रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ये पॉइंट्स आप किस में लिख सकते हो? इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो। होप सो कि इंट्रोडक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगर आप इंट्रोडक्शंस में मेन पॉइंट्स में क्या-क्या लिख सकते हो? तो पहला लिख सकते हो उम, मोर रिसोर्सेज मोर रिसोर्सेज बट कंट्रोल इन मेजर कंट्रोल इन सम पीपल। रिसोर्सेज तो हैं, बट इसका जो कंट्रोल है वो कुछ ही लोगों के पास है। इनइक्वालिटी ओनरशिप, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ठीक है? चलो अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट में आपको जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? द पैराडॉक्स, द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इन इंडिया। अब मैंने आपको पैराडॉक्स का जो मीनिंग है वो क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि पैराडॉक्स का मतलब क्या है। देखो आपको ना आंसर शीट पे ऐसे फूल पत्ती या ऐसे डिज़ाइन बना के नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सिर्फ वो मेन पॉइंट समझ सको कि आंसर में आपको कौन-कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। तो इसमें जो आपका जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? पहला पॉइंट रिसोर्सेज रिच बट लाइवलीहुड पुअर रीजन, पहला पॉइंट। अब इसका मतलब समझो, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़, ठीक है? तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? आयरन और
एक्सेट्रा। यहाँ पे मिनरल्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है, मतलब इसका जो रिसोर्सेज़ है, इसका जो फ़ायदा है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उन तक में नहीं पहुँच पा रही है। तो इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉवर्टी देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन पहुँच जो है या उसका जो बेनिफिट है, वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी नहीं उठा पा रही है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप इसमें? दूसरा पॉइंट, अर्बन प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी वर्सेस स्लम पॉवर्टी। अब इसका मतलब ही समझो क्या है। अब जैसे देखो, अगर हम कुछ मेजर सिटीज़ की बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल मुंबई, ठीक है? अब मुंबई एक ऐसा जगह है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जिसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको जो इंडिया के रिचेस्ट पीपल हैं, वो आपको महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस तो देती है, लेकिन वहीं पे आपको क्या है, अगर हम महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के ही अंदर में धारावी, ये वो जगह है जहाँ पे आपको स्लम एरिया देखने को मिलेगा। तो ये वो एरिया है जहाँ पे लोग अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनके बिना भी वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जी रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट में आएगा आपका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्लेंटी येट फार्मर डिस्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी कंट्री के अंदर में हमारी कंट्री जो है वो व्हीट और राइस प्रोड्यूसर में टॉप लेवल पे आती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फार्मर की जो इनकम है ना, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो लार्ज स्केल ऑफ जो फार्मर्स हैं, वो किस में आपको नजर आएंगे? पॉवर्टी में नजर आएंगे, यानी कि गरीबी में नजर आएंगे। क्योंकि जो लैंड होल्डिंग है वो क्या देखने को मिलेगा आपको? अनइक्वल देखने को मिलेगा, और जो मार्केट का एक्सेस है वो भी फेयर नहीं है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे? फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ विथ जॉबलेस जॉबलेस इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी। अब इसका मतलब ये समझ लो, देखो, हमारी कंट्री में जब से लिबरलिज्म या लिबरलाइजेशन आया था, उसके बाद हमारी कंट्री में जीडीपी तो इंक्रीज हुई, लेकिन इसका जो फ़ायदा था लिमिटेड। ये सिर्फ किसको देखने को मिला था? जो रिचेस्ट पीपल थे, उन्हीं को इनका क्या मिला था? सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं रिलायंस या हम अडानी की बात करते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था? फ़ायदा हुआ था। क्यों? हम ये कैसे कह सकते हैं? रिसेंटली ऑक्सफैम ने 2024 में एक रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है? उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि हमारी कंट्री में जो टॉप 1% पीपल है, इंडिया के पास क्या है? देश का 40% आपको क्या देखने को मिलेगा? वेल्थ यानी कि संपत्ति देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ लो कि हमारी कंट्री में लिबरलाइजेशंस के बाद ग्रोथ तो हुई, बट इसका जो बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिला था? रिचेस्ट पीपल को मिला था। ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी 2024 में, उस बेसिस पे हम ये पॉइंट्स
कह सकते हैं, या आप इसको आंसर शीट में मेंशन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या लिखोगे? तो फिफ्थ पॉइंट में जो आप मेंशन करोगे, इकोलॉजिकल, एक मिनट, ये ना थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड से करते हैं। इकोलॉजिकल रिसोर्सेज मिसयूज। अब इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट और मिनरल्स, इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं, लोकल कम्युनिटीज को कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद होगा, चिपकू मूवमेंट के लिए, वो चिपकू मूवमेंट क्यों किया गया था? आपने पढ़ा होगा इस कार्ड में कि उस फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेज थी वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन वहीं पे एक स्पोर्ट्स कंपनी आई थी तो गवर्नमेंट्स के द्वारा उसका परमिट दे दिया गया था। तो इस वजह बेसिस पे वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज थी उन्होंने मूवमेंट किया था, ठीक है। तो इससे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो रिच एरिया में भी पॉवर्टी मिलती है, तो ये रीज़न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि अगर हम सब हेडिंग की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इन इक्वालिटी इन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस एंड पॉवर्टी। जहाँ पे भी हमने बात करी थी ना, लिंक करके आपको भी बताना था, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे लिंक है। इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी इन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉवर्टी, यहाँ पे हम लिंक करके देखेंगे, ठीक है, कि कैसे लिंक है। इसमें आपका जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? लैंड, लैंड कॉन्सेंट्रेशन एंड एग्रियन, एग्रियन पॉवर्टी। अब देखो इस पॉइंट की बात करते हैं। तो कुछ लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा लैंड होता है, यानी कि लैंड एरिया आपके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम अपनी कंट्री में बात करें ना, तो फार्मर्स को भी हमने क्या कर रखा है, लैंड वाइज हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे लैंडलेस फार्मर, स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर, लार्ज फार्मर। ये एक तरीके का क्या, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि लैंड का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़मीन होती है, और कुछ लेबर ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? यानी कि रिसेंटली जो एनएसएसओ का जो डाटा था, एनएसएसओ डाटा 2019 का, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया था हमारी कंट्री में टॉप 10% ऐसे पीपल हैं, यानी कि जिनके पास क्या है, 50% से ज़्यादा लैंड एरिया आपको क्या है देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आएगा कंट्रोल ऑफ कैपिटल एंड इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्रीज। अब देखो यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है? यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी से नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है मनी से, ठीक है। अब जैसे देखो, आज हमारी कंट्री के अंदर में वेल्थ और जो प्रोडक्टिविटी असिस्ट है वो लिमिटेड कॉर्पोरेट हाउसेस क्या कर रही है आज के टाइम पे, कंट्रोल कर रही है। जैसे रिलायंस और अडानी। स्मॉल जो बिजनेसेस हैं और जो वर्कर्स हैं उनको फेयर चांस ही नहीं मिल पाता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? एक्सक्लूजन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस।
एक्सक्लूजन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। अब इसका मतलब समझो, देखो अगर हम बात करते हैं ट्राइबल्स और जो फॉरेस्ट डॉलियर्स को उनके फॉरेस्ट एरिया से हटा दिया जाता है, सीधा सीधी मतलब है जो ट्राइबल्स कम्युनिटी होती हैं जो अपना लाइफ किस पे डिपेंड रखती हैं, फॉरेस्ट पे रखती हैं, तो आज के टाइम पे क्या है उनको उनकी ही जगह से क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। और उन जिसके वजह से जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं उनको उस वहाँ पे फॉरेस्ट में मिलने वाला जो रिसोर्सेज होता है उसका वो बेनिफिट ही नहीं उठा पाते हैं। एग्जाम्पल झारखंड और उड़ीसा में रिसोर्सेज तो हैं बट वहाँ के जो ट्राइबल्स पीपल हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो जिसके वजह से वो वहाँ के रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, तो उनकी जो लाइफ है वो किस में आ जाती है, पॉवर्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। अब इसका मतलब समझ लो क्या है। देखो गरीब लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स होते हैं तो उनसे वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे, तो जिसके वजह से उनका जो लाइफ है वो क्या होता है, कर्ज के अंदर, मतलब कर्ज के ही अंदर में उनका जो लाइफ होता है वो पूरी तरीके से चला मतलब दबता चला जाता है। कैसे, मान लो देखो एक फार्मर्स ने या जो एक पुअर पीपल है वो जब अपनी एग्रीकल्चर के लिए या कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए जब वो मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पे लोन लेता है, तो वो जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि टाइम पे अगर उनको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है तो जितना इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाने लगते हैं। तो जो पीपल्स होते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम क्या रहता है, डेबिट चलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उनकी जो लाइफ होती है वो प्रॉपरली कहाँ चली जाती है, पॉवर्टी के अंदर में आ जाती है। तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशनल एंड स्किल डिवाइड। एजुकेशनल एंड स्किल डिवाइड। अब देखो एजुकेशन और स्किल की बात करते हैं ना, तो रिच लोगों के पास ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर हम पुअर पीपल की बात करें। तो इसी वजह से ना आपको क्या देखने को मिलेगा, एजुकेशनल और स्किल बेसिस पे जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इनफॉर्मल जॉब में इंक्लूडेड नजर आएंगे, और वो पीपल्स यानी कि वो रिचेस्ट पीपल उन पीपल्स को रख लो जो इजिली अपने स्किल्स और एजुकेशनल डेवलप करने के लिए उनके पास जो प्रॉपर रिसोर्सेस होते हैं तो वो आपको किस में नज़र आएंगे, एक फॉर्मल सेक्टर के साइड में जॉब करते हुए नज़र आएंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में पुअर पुअर पीपल जब जॉब करते हैं तो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो तो रहती नहीं है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंसेस होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करने की वजह से उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इनकम बहुत कम होती है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है वो और भी ज़्यादा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, इसके लिए आप जो एक डाटा था एएसईआर, एएसईआर इसने 2024 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी, तो जिसमें ये कहा था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो रूरल स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनमें बेसिक स्किल की कमी है। तो इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि जिनके पास टाइमली के अकॉर्डिंग अगर स्किल नहीं है या एजुकेशन नहीं है तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, बैक आती जाएगी, पीछे होती जाएगी। तो वो जो डेवलपिंग जो टाइम पीरियड चल रहा है तो उससे वो क्या होते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे। सीधा सीधी एग्जांपल से समझो ना, अगर आज आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस है, लैपटॉप है या कोई भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो गैजेट्स हैं वो आपके पास है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, टाइमली के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। जैसे कि देखो आज जैसे मैं बना अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास इसके लिए क्या है,
मैंने स्किल डेवलप कैसे करी? मेरे पास एक्सेस थी, एसिस्ट था, लाइक लैपटॉप, माइक, राइटिंग पैड, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी एक स्किल डेवलप करी। यही चीज़ अगर किसी ऐसे अगर हम उस स्टूडेंट से कंपेयर करें जिनके पास ये रिसोर्सेस नहीं है, तो उनकी जो लर्निंग स्किल है, जैसे आज के टाइम पे मोस्टली जो माना जाता है लर्निंग स्किल में, आप एआई के थ्रू, एआई टूल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अपनी एजुकेशंस में हेल्प ले सकते हो, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो। लेकिन क्या यही रिसोर्सेस उनके लिए है जो आज के टाइम पे अपना जो लाइवलीहुड है एक सिंपल तरीके से जी रहे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं उनकी जो स्किल है, वो हमारे स्किल के कंपेयर में क्या हो गई? पीछे हो गई। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? एक रिसोर्सेज का अनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वे ऑफ फॉरवर्ड, कि आप इसमें क्या-क्या सजेशंस दे सकते हो? वे ऑफ फॉरवर्ड, इसमें आपको आपको मेनली क्या करना है? अपना सजेशन देना है, ठीक है? क्या सजेशन दोगे बताओ मुझे? इसमें आप देखो, पहला सजेशंस आप क्या लिख सकते हो इसमें? कि लैंड एंड टेंडेंसी रिफॉर्म। अच्छा मेरे को ये बताओ, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखो, लैंड एंड टेंडेंसी रिफॉर्म, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सीधा-सीधी बदलाव आना। यानी कि जो ज़मीन का जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशंस था, इसको हमें ज़रूरत आज के टाइम पे क्या है कि इसको हमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस करना होगा, किसका? लैंड का। और जो वुमेन ओनरशिप है, इसको भी आज के टाइम पे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो गाँव के अंदर में या रूरल पॉवर्टी है, उसको हम क्या कर सकें? कम कर सकें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे तेलंगाना रायथू बंधु स्कीम जो चलाया गया था, तो अगर आप इसमें स्कीम मेंशन करते हो, एग्ज़ाम्पल मेंशन करते हो, तो आपका आंसर बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो आप ज़रूर कोशिश करना कि आप जो पॉइंट लिख रहे हो, उसके रिगार्डिंग में आप आंसर शीट पे एग्ज़ाम्पल ज़रूर मेंशन करो। जैसे हम बात करते हैं तेलंगाना यूथो बन बंधु स्कीम, ओके? दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आएगा इंक्लूसिव क्रेडिट एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव बैंक और जो डिजिटल लोन है, एक गरीब को भी हम क्या कर सकते हैं? लोन दिलवा सकते हैं। अगर हम ऐसी फैसिलिटीज़ लेकर के आते हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो पुअर पीपल है, वो भी अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर पाएँगे। तो इस तरीके से अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, तो उनकी क्या होगी? एक अर्निंग सोर्स उनके लिए ओपन होता जाएगा। तो जैसे-जैसे उनकी अर्निंग सोर्स ओपन होती जाएगी, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो ऑटोमैटिकली क्या होता जाएगा? ग्रोथ, यानी कि ऑटोमैटिकली उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज़ बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट में आएगा एजुकेशनल या एजुकेशन एंड स्किल। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना एजुकेशन एंड स्किल, तो इसमें क्या है? देखो, क्वालिटी स्कूलिंग और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये हम क्या कर सकते हैं? पुअर लोगों को बेटर जॉब्स दिलवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, केरला मॉडल ऑफ लिटरेसी, ये आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो अपने इस पॉइंट में। एग्जांपल केरला मॉडल ऑफ लिटरेसी, ओके? फोर्थ पॉइंट, प्रोग्रेसिव
टैक्सेशन। अब इसमें देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब देखो, रिच लोगों पर टैक्स और वेलफेयर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, गैप को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल पीएम किसान योजना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वेल्थ टैक्स प्रपोजल, आज का होमवर्क यही है, पीएम किसान स्कीम क्या था और वेल्थ टैक्सेशन प्रपोजल क्या है, ये आपको रीड करना है, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। फिफ्थ पॉइंट में आपका क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। अब इसमें देखो, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, अगर हम मनरेगा की बात करते हैं और अर्बन जॉब स्कीम की बात करते हैं, तो इससे क्या है, जो पुअर कम्युनिटीज़ के जो पीपल्स हैं उनको एक इनकम सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19 के टाइम पे जो गांव के जो पुअर लोग थे और मनरेगा ने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को एक इनकम सपोर्ट देने के लिए हेल्प करी थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा खासा वे ऑफ फॉरवर्ड यानी कि एक सजेशन दे सकते हो कि किस तरीके से हम जो सोसाइटी के अंदर में हमें इनइक्वालिटी इन ओनरशिप रिसोर्सेज देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये क्या है, रीज़न है हमारी सोसाइटी के अंदर में पॉवर्टी का। तो इस पे हम वर्क करके क्या कर सकते हैं, एक तो जो अनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी से पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट आता है हमारे आंसर का, वो आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न, आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, देखो कंक्लूजन में हम मेनली क्या लिखते हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं उसका एक निचोड़ होता है। देखो हमारी कंट्री में पॉवर्टी का रीजन रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, बल्कि उनका क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखोगे आप, इन इंडिया इन इंडिया द रीजन ऑफ पॉवर्टी, इतना मत लिखो, सीधा सीधी पॉइंट से समझा देता हूँ मैं। अरे एक मिनट रुको रुको, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी कंट्री में रिसोर्सेज तो है, मतलब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रीजन क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसके वजह से हमने ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी पर भी क्या देना होगा, फोकस देना होगा, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन, फोकस ऑन इक्विटी विथ ग्रोथ, विथ ग्रोथ, ठीक है। अगर लैंड, एजुकेशन और फाइनेंस सबको इक्वली एक्सेस मिले, तो जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एजुकेशन एंड फाइनेंस।
हेल्प इन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग पैराडॉक्स पॉवर्टी। तो देखो, ट्रू डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इंडिया के रिसोर्सेज, वेल्थ की जो बेनिफिट है वो क्या मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने कंक्लूजन में मेंशन करके एक अच्छा सा अपने आंसर क्लोजिंग कर सकते हो। तो होप सो कि आज जो भी हमने आंसर पॉइंट डिस्कस करे वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जब हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तब हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन इसी तरीके से चलता जाएगा। यदि आंसर राइटिंग वीडियो डिस्कशन आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।